अस्सलाम वालेकुम, खुशामदीद, सुबह खैर तमाम देखने वालों को। प्रोग्राम है गुड मॉर्निंग कराची और मैं हूं आपका मेज़बान मोहम्मद यासर। नाज़रीन, प्रोग्राम में अपने बात करते हैं मुख्तलिफ मसाइल के हवाले से, मुख्तलिफ मौज़ूआत पर प्रोग्राम में गुफ्तगू होती है। आज का मौजू शहर कराची के मसाइल के हवाले से पिछले कई प्रोग्राम्स में इस मौजू पर तफसीलन हमारी गुफ्तगू हो चुकी है, लेकिन क्या करें, ना चाहते हुए भी यही मामलात ज़ेर बहस लाए जाते हैं, क्योंकि देखने वाले चाहते ही हैं कि इसी मामले पर या इसी मौजू पर ज़्यादा से ज़्यादा गुफ्तगू की जाए। मसाइल इतने सारे हैं, इतने ज़्यादा हैं, उसको हल करने में बहुत ज़्यादा वक्त लग रहा है और सवाल यही है कि आखिर ये मसाइल कौन हल करेगा, क्योंकि यहाँ पे जिससे भी सवाल किया जाता है वो इख्तियारात ना होने का रोना रो देता है। अब सवाल ये है कि अगर ये बुनियादी मसाइल हल नहीं किए जाएंगे तो फिर कराची और साथ पूरा पाकिस्तान कैसे तरक्की करेगा। ये बात याद रखने की है कि कराची मुल्क का सबसे बड़ा शहर है। आबादी के हवाले से दुनिया के कई बड़े ममालिक से ज़्यादा बड़ा ये शहर बन चुका है और यहाँ पर अभी तक जो बुनियादी मसाइल हैं, सड़कों का ना होना, सीवरेज का बोसीदा निज़ाम, पानी की किल्लत और इस तरह के जो दीगर बुनियादी मसाइल हैं, मैं बार बार इस चीज़ पे ज़ोर दे रहा हूँ कि ये बड़े बुनियादी मसाइल हैं और अगर इनको हल नहीं किया जाएगा तो फिर सनती तरक्की का जो पहिया है वो कैसे चलेगा, ये एक बड़ा अहम सवाल है। और साथ साथ ये मुल्क का एक बहुत बड़ा रेवेन्यू में कंट्रीब्यूट करता है ये शहर। अगर ये मसाइल हल ना हुए तो फिर आगे जाके बहुत मुश्किलात का सामना करना पड़ सकता है और अभी भी मुश्किलात का सामना है। तो बहरहाल इन तमाम मामलात पर आज गुफ्तगू करेंगे, ख़ास तौर पर शहर कराची के मसाइल के हवाले से और सियासी मामलात के हवाले से। बड़े ख़ास मेहमान स्टूडियोज़ में तशरीफ़ फरमा हैं, उनसे आज तफसीलन गुफ्तगू होगी इन तमाम मामलात पे। सबसे पहले जो हमारे मौजूद मेहमान हैं उन्हें मैं खुशामदीद कहूँगा। नईम अवान साहब, आप हमारे प्रोग्राम्स में उन्हें देखते हैं, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी से आपका ताल्लुक़ है, आप पीपल्स पार्टी की तर्जुमानी करते हैं, उनको मैं खुशामदीद कहूँगा। बहुत शुक्रिया नईम अवान प्रोग्राम में वक्त देने के लिए। दूसरे हमारे जो मोहतरम मेहमान हैं, नादिर खिलजी आपका नाम है, मेंबर है नेशनल काउंसिल के पाक सरज़मीन पार्टी के, उन्हें भी मैं खुशामदीद कहूँगा। बहुत शुक्रिया नादिर साहब प्रोग्राम में हमें वक्त देने के लिए। नईम साहब, गुफ्तगू का आगाज़ आपके साथ और बात हो रही है शहर कराची के मसाइल के हवाले से। पिछले कई प्रोग्राम्स में इस पर तफसीलन गुफ्तगू हो चुकी है। अब सवाल ये पैदा होता है कि यहाँ पर जिससे भी सवाल किया जाता है वो हमेशा ये बात करता है कि शायद उसके पास इख्तियारात की कमी है या फंड्स की कमी है या इस तरह के जो दीगर उज़ुर हैं वो पेश किए जाते हैं। सवाल ये पैदा होता है कि ये मसाइल आखिर कौन हल करेगा। पीपल्स पार्टी ने कदम उठाया, मुर्तज़ा वहाब साहब को जो है वो ज़िम्मेदारी दी गई है शहर की, किस हद तक पूरी हो सकेगी ये लोग जानना चाहते हैं। चाहूँगा इसके ऊपर ज़रा कमेंट कीजिए। जी, कराची के अंदर जो है वो टोटल इस वक्त 7 डिस्ट्रिक्ट हैं, 7 अज़ला हैं कराची में और 7 अज़ला के अंदर यहाँ जो है वो जब यहाँ इलेक्शन होते हैं बलदियाती इलेक्शन के अंदर अगर किसी के पास 2 हैसियत आती है तो फिर वो मेयर कराची जो है वो डिप्टी मेयर कराची लाने के लिए वो अपनी जो है वो पूरी एफर्ट्स करता है और बहरहाल ये कि मेयर कराची आखिरकार बनता है। अगर मैं बात करूँ अब्दुल सत्तार अगवानी से, अब्दुल सत्तार अगवानी के बाद में बात करूँ फारूक सत्तार, फिर उसके बाद जो है वो मुस्तफ़ा कमाल के साथ नेमतुल्लाह खान के बाद जो है वो यहाँ जो है वसीम अख्तर साहब को जो है वो जिम्मेदारी दी गई और ज़िम्मेदारी दी गई तो उस वक्त बलदियाती एक्ट 2013 पास हुआ और बलदियाती एक्ट 2013 के अंदर चीज़ें तय जो है वो कर दी गई कि किसके पास क्या इख्तियारात होने चाहिए, जिसमें इख्तियारात जो है वो दे दिए गए उनको। इख्तियार जो थे वो नाले थे, नालों की सफाई थी, फिर रोड थे, रोड को उन्होंने मेंटेन करना था, इसी तरीके से पार्क थे, स्ट्रीट लाइट्स थी, बच्चों के मैदानात थे, फायर ब्रिगेड की गाड़ियाँ थीं और कुछ अस्पताल भी थे और उसके अलावा जो है वो आपके जो होर्डिंग बोर्ड जिसमें उन्होंने अर्निंग की, फिर कार पार्किंग जिस पर उन्होंने अर्निंग की, बहुत सारे इख्तियारात उनके हैंड ओवर कर दिए गए थे और इख्तियारात के साथ साथ जो वसाइल थे
वसाइल भी उनको हालात को देखते हुए उनको वसाइल भी दे दिए गए थे। लेकिन बात यह है कि जब बेसिकली सियासत तो खिदमत का नाम है, लेकिन अब सियासत को अगर जो है वो इस तरीके से इस्तेमाल करें कि जैसे आप ये देख लें कि 25 जुलाई 2018 से पहले, जब इलेक्शन से पहले जब इलेक्शन यहाँ होते थे कराची में, तो आपको पता है यहाँ जो हालात थे कराची के अंदर, सेक्टरों पर यहाँ फैसले होते थे, यूनिट के ऊपर जो है वो डीएसपी को कहते थे कि आप जो है चप्पल बाहर उतार के आओ। तो ये हालात जो ये इन्होंने कराची के अंदर बनाए हुए थे, और मकसद यही था कि यहाँ से जो कमा के यहाँ से लंदन भेज दें, और लंदन जो है वो वहाँ का किचन चलता रहे। तो अब सूरत हाल थोड़ी चेंज हुई है अब, क्योंकि बलदियाती निज़ाम चला गया है। बलदियाती निज़ाम के बाद जो है वो भी जिम्मेदारियाँ आई हैं, मुर्तज़ा वाब साहब के पास जिम्मेदारियाँ दी गई हैं। तो अल्लाह करेगा इंशाअल्लाह ताला जो है वो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी हमेशा खिदमत के अज़म को जो है वो आगे बढ़ाती है, और काफ़ी हद तक जो है वो चीज़ें आप देख भी रहे होंगे, रोटों पे जो है वो रोटों के जाल बिछने शुरू हो गए हैं, जो ब्रिजेज़ हैं वो बन रहे हैं, इसी तरीके से अंडर बाईपासेस हैं जिनका बेड़ा गर्क किया हुआ था, जिससे बना के वो चले गए थे। सीवरेज का निज़ाम में काफ़ी हद तक वो बेहतरी की तरफ जा रहा है। तो आस्ते आस्ते चीज़ें जो है वो बेहतरी की तरफ जा रही हैं, और इंशाअल्लाह कोशिश पूरी करेंगे। ठीक है नर साहब, ये फरमाइएगा, ये बात किस हद तक दुरुस्त है? पीपल्स पार्टी ये दावा करती आई है कि वो कहीं ना कहीं काम कर रही है, लेकिन राह में रुकावटें हायल हैं, वो चाहे फ़ंड्स की कमी की सूरत में हो, विफाक के ताउन ना मिलने की सूरत में, या दीगर मसाइल हों। तो ये सारे मामला आपके सामने, सूरत हाल आपके सामने, मैं चाहूँगा इसके ऊपर ज़रा आप कमेंट कीजिए, आप क्या समझते हैं? क्या अपनी जिम्मेदारी पूरी करने में कामयाब हुए हैं? ना सिर्फ पीपल्स पार्टी बल्कि और भी जमातों का स्टेक रहा है, क्यों इस शहर का ये हाल हुआ, ये फरमाइए। यासिर भाई, सबसे पहले तो मैं आपसे आपकी बात को आगे लेके चलते हुए कहूँगा कि ये बहुत बड़ा अलमिया है, बड़े अफसोस की बात है कि कराची जैसा शहर जो पूरे पाकिस्तान की 68% से ज़्यादा रेवेन्यू दे रहा है, सिंध को 90% से ज़्यादा रेवेन्यू दे रहा है, उस शहर के साथ जो आपने अपने इंट्रो में बोला कि बहुत से मुल्कों से बड़ा है, बहुत से सूबों से, दुनिया के कितने मुल्कों में सूबे उनसे बड़ा है, शायद 3-3.25 करोड़ की आबादी है। हमें तो ये भी नहीं बताया जाता कि कितनी आबादी इसकी कितनी है, ये भी एक बहुत बड़ा अलमिया है, बताया जाता है कितनी आबादी है इसकी। उस शहर के साथ, कराची के नाम के साथ मसाइल का लफ्ज जुड़ गया है, यानी मसाइल और कराची लगता है कि जैसे कोई एक जैसी चीजें हैं, नाम नामुकम्मल है मसाइल। इतनी अफसोस की बात है, इतनी दुख की बात है कि इतना बड़ा शहर जो पूरे मुल्क को चला रहा है, उसके साथ मसाइल, हर वक्त मसाइल डिस्कस हो रहे होते हैं, कभी गटर डिस्कस हो रहा है, कभी सड़कें डिस्कस हो रही हैं, कभी बिजली डिस्कस हो रही है। ये सब चीज़ें क्यों डिस्कस हो रही हैं? क्या हम पाकिस्तानी कौम जो है इसके अंदर इतने बासलाहियत लोग नहीं हैं? दुनिया पाकिस्तान से खौफ खाती है, पाकिस्तानियों से कहती है यार ये बड़े होशियार, बड़े समझदार, बड़े ज़हीन लोग हैं, और आप कराची जैसे शहर को चला नहीं पा रहे। देखें, इसको चलाना अगर चाहे ना आदमी, यासिर भाई, आप एक घर को भी चलाना चाहें जी, तो उसके लिए आपकी सबसे अवलीन जो चीज़ होती है ना, वो होती है नीयत। बिल्कुल ठीक है। अगर हर शख्स अपने घर से मुखलिस होता है, ऐसा ही है, लिहाजा घर को बेहतरीन तरीके से चलाने की कोशिश करता है, तो यहाँ ये सवाल ऑटोमेटिकली पैदा होता है कि क्या इस शहर को चलाने वाले इस शहर से मुखलिस हैं या नहीं है। ये सवाल हमारे दिमागों में बार बार आता है कि यार हम इतनी तकलीफों से गुजर रहे हैं। अभी हमने बल्दिया में इलेक्शन लड़ा है 1949 में, वहाँ पे जिस शख्स को आप हाथ लगाए ना, उसके अंदर से आवाज आती थी पानी। और लोग कौन है वहाँ के रिहायशी? मजदूर, लोअर तबका, ब्लू कॉलर वर्कर। बिल्कुल, वो बेचारों के घर में 2 महीने में 1 घंटा पानी आता है। 2 महीने में 1 घंटा पानी। आप सोचें पानी क्या चीज है? पानी आपकी रोजमर्रा की जरूरत है। पानी कहाँ से आ रहा है? अल्लाह ताला की देन है, बेशक। तो आप उसको वो भी नहीं दे रहे, वो कैसे जिंदा रहेगा? ऐसा ही। फिर इसके बाद मैं बड़ी माजरत के साथ नईम भाई के साथ बोलूँगा कि भी इलेक्शन में इनकी पार्टी ने मंदोखेल साहब जीते। हमने इलेक्शन से पहले भी बहुत से प्रोग्राम वहाँ पे किए, इलेक्शन के बाद भी वहाँ प्रोग्राम किए। लोगों की, वहाँ के रिहायशियों के अल्फाज में आपसे बताता हूँ कि उनका कहना था कि भाई हमारे मुस्तफा कमाल भाई वहाँ गए, एक हमने प्रोग्राम रखा लोगों से, क्योंकि हम चाहते हैं कि लोगों से इंटरेक्शन हमारा जिस तरह पहले था वैसे ही रहे, और लोगों के अंदर ये चीज़, ये उम्मीद और ये हौसला जो मुस्तफा कमाल की वजह से पैदा हुआ था वहाँ पे, वो ना टूटे। तो हमने वहाँ जाके लोगों से मुलाकात की, तो लोगों ने मुस्तफा भाई की बात सुनने के बाद एक साहब खड़े हो गए, वहीं के रिहायशी, उसी मोहल्ले के। उन्होंने कहा मुस्तफा भाई, पहले जो पानी यहाँ पे मिलता था 1500 रुपये में टैंकर, वो अब 3500 रुपये में मिल रहा है। ये कौन बोल रहा है? एक गरीब आदमी बोल रहा है, जिसकी तनख्वाह कुल कितनी है? 15-18 हज़ार रुपये तनख्वाह। वो कह रहा है 1500 रुपये का टैंकर हम लेते थे, वो 3500 रुपये का मिल रहा है। और उनके साथ बैठे एक साहब और बोले, कहने लगे यार अब तो वो भी मुश्किल से मिलता है, 3500 का मुश्किल से मिलता है।
यासिर भाई, मैं ये पूछना चाहता हूँ कि क्या दुनिया में इतने बड़े बड़े ज़हीन लोग बैठे हुए हैं, आइन बने हुए हैं, इतने बड़े बड़े लॉज बने हुए हैं, बुकें इतनी बड़ी, आप किसी वकील के ऑफिस में चल जाएं, आपको हर तरफ किताबें किताबें नजर आती हैं, आप परेशान हो जाते हैं यार ये लोग इतनी किताबें पढ़ते कैसे हैं? तो क्या इस कराची के मसाइल के हल के लिए कोई कानून नहीं बन सकता, कोई तरीका वजह नहीं किया जा सकता? बिल्कुल सब कुछ किया जा सकता है, लेकिन उस सब को करने वाला, मैंने जैसे पहले कहा ना, नीयत होनी चाहिए। नीयत होनी चाहिए। नादिर साहब ये फरमाइए, जैसे अभी नईम साहब ने जिस चीज़ की निशानदेही की है, मैं चाहूँगा मुख्तसरन इसके ऊपर ज़रा बात हो जाए। ये कहते हैं वफाक की जानिब से जो हमें आप समझ लें कि को फंड्स की कमी का जो सामना रहा है, क्या ये बात मान लेनी चाहिए कि वाक़तन ऐसा है कि वफाक की क्योंकि एक बड़ी अहम जिम्मेदारी है, अगर सूबों तक फंड्स की फराहमी को यकीनी नहीं बनाएगी तो फिर काम करना यकीनन नामुमकिन होगा। लेकिन इनके अपने भी वसाइल, हम सवाल ये पैदा होता है क्या ये बात काबिल कबूल है कि फंड्स की कमी की वजह से या बीच में जो हाल रुकावट है इसकी वजह से डिलीवर नहीं कर पा रहा है? देखिए, यहाँ सिर्फ पाकिस्तान है ना, कोई अमेरिका तो नहीं है जी, ये कोई इंग्लैंड तो नहीं है जी। यहाँ पे जाहिर है वसाइल की कमी है, जाहिर है सरमाए की कमी है, जाहिर है रिसोर्सेज की कमी है, लेकिन जब ऐसी कमी होती है तो वहाँ पे हर चीज़ बिल्कुल वाजे होनी चाहिए। हर एक को, जब जहाँ 4 पार्टियाँ मौजूद हैं एक जगह पे, तो सबको पता होना चाहिए कि किसका क्या काम है, किसके क्या इख्तियारात हैं, किसके पास क्या क्या रिसोर्सेज आ रहे हैं। इसका मसला पता क्या है, मैं आपको यहाँ से बड़ी मतलब ये भी अफसोस की बात है कि लोग हमारे यहाँ मसाइल पे तो गुफ्तगू करते हैं, इवन जो हुकूमत में लोग बैठे हैं वो भी मसाइल पे गुफ्तगू करते हैं, सोल्यूशन पे गुफ्तगू नहीं करते। सोल्यूशन बेस्ड जो गुफ्तगू है ना, वो बहुत इंपॉर्टेंट है। अच्छा, अगर आप मुस्तफा भाई की बातें सुने ना, तो ये वाहिद लीडर है जिसने हर मसले को भी उजागर किया और साथ ही साथ उन्होंने उसका सोल्यूशन भी दिया। मिसाल मैं आपको छोटी सी देता हूँ, कराची इलेक्ट्रिक है जी। कराची इलेक्ट्रिक के बारे में हम हर वक्त गर्मियाँ हो सर्दियाँ हो, हर वक्त हम परेशान होते हैं जी, लोड शेडिंग। ऐसे ही 10-10 घंटे लोड शेडिंग। आपके अभी अगर इस वक्त यहाँ पे चली जाए, लाइट चली जाए, आप आधे घंटे में आप पसीनों से भर जाएंगे। ऐसा ही है। तो एक गरीब आदमी जो अपने घर में 10-10 घंटे 8-8 घंटे की लोड शेडिंग बर्दाश्त करता है, तो जनरेटर भी अफोर्ड नहीं कर सकता, वो क्या करेगा? बिल्कुल ठीक है, ये बात दुरुस्त है जी। इसका सोल्यूशन दिया गया हुआ है। देखें, दिया जाना चाहिए, दिया नहीं गया, यही सबसे बड़ी गलती है हमारे यहाँ। NFC अवार्ड इशू होता है जी, इसी तरह एक PFC अवार्ड इशू हो जाए। ये मुस्तफा भाई ने बिल्कुल क्लियर अपनी बहुत सी तकरीरों में ये बात कही है कि भाई ये एक सोल्यूशन निकालो। आप NFC अवार्ड इशू करते हैं, साथ में PFC अवार्ड करें। क्यों? देखिए, पीपल्स पार्टी की जब आप बात करें, नईम भाई की बात करें, तो अभी आप सूबे की बात नहीं कर रहे, आप कराची की बात कर रहे हैं। अब कराची जो है ना, ये एक शहर है, इसके अंदर 7 डिस्ट्रिक्ट हैं। हमें हर डिस्ट्रिक्ट को उसके हिस्से का, इस पाकिस्तान के पूरे नेशनल फाइनेंस कमीशन के अंदर जितना भी पैसा लोगों को बांटा जाता है, उसके हिसाब से प्रोविंशियल फाइनेंस कमीशन में हर डिस्ट्रिक्ट को उसका पैसा मिलना चाहिए। अच्छा, लेकिन जो आपने सवाल किया था ना, आपने बड़ा मजेदार सवाल किया था, क्या वाकई कमी है या नहीं है? आपको छोटी सी मिसाल देता हूँ। देखिए, मिसाल जो चीज़ ऐसी है कि मिसाल से चीज़ समझ में आ जाती है। ठीक है, मिसाल मैं आपको देता हूँ। मुस्तफा भाई ने 4 साल मेयर के तौर पे काम किया। उन्होंने इस दौरान कितने पैसे खर्च किए? 300 अरब रुपए खर्च हुए। ये आप यहाँ से भी जानते हैं, 300 अरब रुपया खर्च किया। वो 300 अरब रुपया उस वक्त जो खर्च हुआ, आज से 12 साल पहले जी, उसका पुल, उसके अंडरपासेस, उसकी रोडें, उसके अस्पताल, उसके स्कूल आपको हर डिस्ट्रिक्ट में, हर इलाके में, हर टाउन में नजर आते हैं, आज भी नजर आते हैं जी। अच्छा, हम इसको कंपेयर कर लेते हैं पीपल्स पार्टी के साथ कि इनको कितने पैसे मिले पिछले 12-13 साल के अंदर। 10,242 अरब रुपया। मिसाल है, हम गुफ्तगू के लिए 10,242 को 10,300 कर देते हैं। ठीक है, एक तरफ 300 अरब रुपए है मुस्तफा कमाल साहब का जी, एक तरफ 10,300 अरब रुपए है पीपल्स पार्टी का। 10,000 का बीच में गया। ठीक है, कोई कह सकता है कि भाई ये 10,300 तो पूरे सिंध के लिए मिला। यासिर भाई, मैं तकरीबन 4 साल हो गए पाकिस्तान ज़मीन पार्टी में, और शुरू के 2 साल मैंने जो हमारी सिंध पाकिस्तान ऑर्गेनाइजिंग कमेटी होती थी, उसमें पूरे सिंध में मैंने हर शहर में गया हूँ। ठीक, अल्लाह गवाह है कि वहाँ पे जो हालत है, और आप मीडिया वाले इस चीज़ को बहुत दफ़ा उजागर कर चुके हैं। एम्बुलेंस नहीं है, गधा गाड़ी पे मैयत जा रही है, कुत्ते के काटे के आए दिन शिकायत आती रहती है। वहीं से इंसान पानी पी रहा है जहाँ से ऊँट और गाय भैंसे पानी पी रहे हैं। यार, ये चीज़ें क्या हैं? मेरे एक दोस्त है, उनकी NGO है, वो विटामिन D
जो है उसकी हर्बल दवाइयाँ देते हैं। ज़्यादा दूर नहीं जाएंगे, ठट्टा के करीब चले जाएं, जो देहात वगैरह हैं वहाँ पे बच्चों को नाइट ब्लाइंडनेस होती है। नाइट ब्लाइंडनेस की होती है विटामिन डी की कमी की वजह से। विटामिन डी हमें कहाँ से मिलती है? आपको, हमको, हमारे बच्चों को ये नाइट ब्लाइंडनेस क्यों नहीं है? क्योंकि उनको मेल न्यूट्रिशन नहीं है। ऐसा ही वहाँ इतनी गुर्बत है कि वो बेचारे रोटी पे वो मिर्चें और प्याज इससे खाना खाते हैं, तो उनको विटामिन कहाँ से मिलेंगी? इस गुर्बत को दूर करने की जरूरत है, और इस गुर्बत को दूर करने का बड़ा आसान तरीका यासिर भाई, ये 10,242 अरब रुपया खर्च करो। अकाउंटेबिलिटी हो जाए ना तो भी पता चल जाएगा। अब तफसीलन जरा इसके ऊपर गुफ्तगू कीजिए, बहुत सारी चीजें हैं, मैं आपको इससे ज्यादा टाइम दूंगा। आप फरमाइए एक एक करके। एक तो ये कि जो माजी में जो कुछ हुआ वो एक इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट हुई, वो जो प्रोग्रेस नज़र आई वो सिर्फ 300 अरब रुपए से हुई है। महज इसलिए कहा जा रहा है क्योंकि एक जगह 10,300 राउंड फिगर कर लिया, 10,300 अरब और दूसरी तरफ 300 अरब। 13 साल का तवील अरसा, फिर सूबाई इख्तियारात आने के बाद 18वीं आइनी तरमीम के बाद ज़्यादा वसाइल हो गए, सब कुछ हो गया। ये लगा क्यों नहीं? ये बार बार इस चीज़ का सवाल कर रहे हैं। दीगर पार्टी वाले कहते हैं कि 90 अरब रुपए लड़काना में भी लगे, लेकिन गए कहाँ? सवाल ही पैदा होता है। नहीं साहब, टाइम आपका हुआ, अब आप खुल के तमाम चीज़। सर में बात ये है कि जैसा कि सर ने कहा कि इलेक्शन हुए 249 के अंदर, और 249 के अंदर एक साहब ने सवाल कर लिया कि टैंकर 1500 का आज 3500 का मिल रहा है। उसी जगह में खुद था इलेक्शन में मौजूद, मुस्तफ़ा कमाल साहब ने, एक बुजुर्ग ने कहा था कि आपके डिस्ट्रिक्ट वेस्ट का चेयरमैन जो था ना सर, आपकी पार्टी का था यहाँ, और उस वक्त एक पार्टी का हिस्सा थे जहाँ पर जब ये हुक्मरानी करके गए थे आपके एमएनए, और जिस तरीके से यहाँ अवाम को यरगमाल बनाया हुआ था आप लोगों ने, हम क्या देख के आपको वोट दे? क्या हम भूल गए आपका चेहरा? वो कराची 12 मई भूल गए? वो शारा फैसल पे माओ के कोकों जैसे उजाड़ा था, जिस तरीके से अदलिया को, वकीलों को जैसे वो चैम्बरों में बंद करके आग लगाया था, क्या हम आपको भूल गए? हम आपको भूलते नहीं है। और उसका रिजल्ट क्या मिला? आज रिजल्ट ये मिला कि जमानतें जब्त होते होते रह गई। ये बड़ी बात होती है, एक बड़ी पार्टी जिसका ये दावा करते हैं कराची की हम बड़ी पार्टी हैं, और उसका काउंसलर ना हो, ये बड़ी बात होती है। हम दावा करते हैं कि हम रोड बनाए, हमने पुल बनाए, हमने अंडर पास बनाए, और वहाँ का कोई चेयरमैन ना उसका। और एक बड़ी पार्टी का जिसका दावा करते हैं उसका चेयरमैन खुद इलेक्शन लड़ने कूद जाए। मतलब इस हद तक किसी ने उनको कहा, मतलब कराची में तर्जुमे बड़े होते हैं कि एक जो है ना, यहाँ मेरी टाइम म्यूजियम में एक मच्छी लेकर आए थे, फिश लेकर आए थे, उसका ट्रेनी था, कहता था राइट जाओ, लेफ्ट जाओ, ऊपर जाओ, नीचे चले जाओ। तो यहाँ बात ये कि ट्रेनी ने कहा कि आप खुद लड़ो इलेक्शन और आपको इंशाल्लाह कुछ ना कुछ देंगे। तो रिजल्ट मिला 0/0, 0 पे जाके खड़े हो गए। अब आ जाए बात ये कि कामों की बुनियाद, कामों की बुनियाद बात ये कि जिस तरीके से बलूचिस्तान है ना, बलूचिस्तान में आप ये देखें जहां से गैस निकलता था, अब तो खैर अल्हम्दुलिल्लाह सिंध सबसे ज्यादा यहाँ निकाल के दे रहा है। आप बलूचिस्तान के अंदर हालत ये देखें कि गैस जहां से निकल रहा है वहां लकड़ी पे खाना बना रहे हैं। मेरा ताल्लुक, मेरे बड़े बुजुर्ग माइग्रेट करके केपीके से आए थे। आज हालत ये कि मेरे पास से दरिया निकल रहा है लेकिन नल के मेरे पास नहीं, हम कुएं से पानी भरते हैं। तो बुनियाद कराची की आप उठा लें कि बुनियाद कराची के अंदर वो मुस्तफ़ा कमाल जो इस कराची को एक बड़ी जमात का, इस कराची के अंदर वो एक जो है वो स्टेक रखता था, बकौल इसके कि मैं जो है वो कराची को हर तरीके से देखता हूँ। और मैं एक वीडियो भी देखी थी, उल्लू के पट्टे तू आ, मैं तेरे को देखता हूँ, मैं देखता हूँ इमरान खान, तू आके दिखा, मैं तुझे दिखाता हूँ। तो ये वो सब चीजें हैं जो कराची के अंदर हुई हैं। कराची की बुनियादी जब गलत हाथों के अंदर थी, गलत पार्टी के हाथ में थी, जिसके जिम्मेदार कराची के अंदर वो पार्टी, वो जमात मौजूद है। तो आप सवाल हमसे, आप पीपल्स पार्टी से आप सवाल कर रहे हैं। कराची का मैंडेट एमकेएम ने अपने पास छीन के रखा हुआ, फिर वो मैंडेट छीना, आरडीएस सिस्टम बंद करके वो मैंडेट छीना, आरओ का रिजल्ट रोक के 2018 के इलेक्शन के अंदर। अब मैंडेट कराची का जिनके पास मौजूद है वो तरीके इंसाफ है। 40 एमपीओ में से 26-28 एमपी यहाँ मजे ले रहे हैं। कराची के अंदर 21 एमएनए से 14 एमएनए मजे ले रहे हैं। फिर यहाँ पर मैं बात करूँ कि गवर्नर उनका मौजूद है, वजीर आजम कराची से, सदर पाकिस्तान कराची से, फिर नफीस जमात के जो एमपी हैं वो कराची से, फिर सेनेटर यहाँ के उनके जो है वो नफीस जमात के उनके सेनेटर, फिर इनके अपने सेनेटर। तो बात ये कि जो बजट होता है ना, बजट एक एमपीए को बजट लड़काना का, अगर किसी गड़ी खुदा बख्श के अगर किसी पीएस का अगर उसके पास बजट है तो वही बजट कराची के अंदर पीएस 103 का बजट भी वही है एमपीए का। तो बजट इसको दिया जाता है, वो बजट उसको दिया जाता है। हमसे सवाल करते हैं कि आपने वहाँ बड़े दावे किए थे कि लड़काना के अंदर आपने जो है वो जो है फ्रांस नहीं बनाया या उसको आपने पेरिस नहीं बनाया। वो भाई बात ये, अगर हम अपने पीएस को पेरिस बना लें तो कराची भी तो इसी सिंध का हिस्सा है ना, इसको छोड़ दें पीएस को, और लोग हम पे कहें कि पंजाब का सारा बजट आपने उठा के लाहौर पे लगा दिया उठा के। तो वसाइल, बात ये कि जितने वसाइल होते हैं मसाइल साथ होते हैं। अब क्या हो गया, बात ये कि 10,000 अरब की बात आप कर रहे हैं, नगानी आफात भी है पिछले साल बारिशों का, बेड़ा गर्क हुआ कितना। हमें तो सौतेली माँ वाला जैसे रवैया रखती है ना हमेशा, वफाक में आई हुकूमत 1100 अरब, फिर 126
120 अरब तो 200 अरब, तो मतलब जो ऐलानात करते हैं वो ऐलानात सिर्फ टेलीविजन तक होते हैं। फिर नगानी आफात आती हैं, फिर टिड्डी दल भी आ गया, फिर नगानी आफात बारिशें हो गई, ये आलमी वबा आ गई, कोरोना जैसी वबाएं आ गई। ये वबाएं वो हैं जो अरबों रुपया खा गई सर, पूरी दुनिया की मैशत को तबाह करके रख दिया। और इस मैशत ने जो हमारे अपने जो डेवलपमेंट फंड था, जो हमने हैदराबाद पे लगाना था, जो शक्कर पे लगाना था, वो डेवलपमेंट फंड भी इस कराची पे लगा। और आज भी कराची के अंदर आज कोरोना की सूरत हाल ये है कि कराची सबसे आगे निकल गया है। और हम उस वक्त भी समझा रहे थे खुदा के लिए बॉर्डर बंद करें वफाकी हुकूमत को कि यहाँ रोड ना खोलें। ये जो आपने कोयटा वाला रोड खोल के ये जो जहाज उतार के कराची के अंदर आप खाना खराब करो कराची का, तो खुदा के लिए। अब बात आते मुस्तफ़ा कमाल भाई की। कराची के अंदर बारिशों का जब रिकॉर्ड टूटा ना, तो मुस्तफ़ा कमाल भाई ने आकर एहतजाज रिकॉर्ड नहीं कराया कि एहतजाज रिकॉर्ड कराओ, वफाकी हुकूमत पैसा भेजो। कराची के अंदर बात ये कि एक जहाज गिरा यहाँ पर, उसके अंदर काफ़ी लोग जो है वो दुनिया से चले गए, उस पर मुस्तफ़ा कमाल साहब ने एहतजाज रिकॉर्ड नहीं कराया। कराची की बिजली नहीं मिल रही है, एक बड़ी पार्टी का चेयरमैन है, लेकिन एहतजाज रिकॉर्ड नहीं कराएगा कि वफाकी हुकूमत बिजली दो। गैस नहीं आता, सर्दियों में गैस नहीं आता था, अब सूरत हाल गर्मियों में भी गैस गया। तो मुस्तफ़ा कमाल भाई ने नहीं कहा खुदा के लिए वफाकी हुकूमत कि यहाँ हमें गैस दो। पानी की सूरत हाल जिस पानी की बात कर रहे हैं, हम तो चीख रहे 3 माह से कि हमारा मायदे के तहत पानी दो, हमारा पानी नहीं दे रहे हो आप पूरे सिंध को, और नलकों में पानी कहाँ से आएगा, पूरे सिंध को आप पानी नहीं दे रहे हो। तो मुस्तफ़ा कमाल भाई ने एहतजाज रिकॉर्ड नहीं कराया कि इमरान खान साहब पानी दो। तो होता ये है कि बुनियादी इश्यूज के ऊपर जब आप कुछ जगह किसी फोरम पे बात करते हैं ना, तो आप बेस भी देखा करें। 4 साल इन भाई साहब को हो गए, ये 4 साल का माजी पीछे नहीं जा रहे। पीछे जाएं, जब गुंडागर्दी थी, बदमाश थे, यहाँ माफिया थे, इस कराची के अंदर जो है वो टारगेट किलर थे, बत्ताखोर थे। और हालत ये थी कि फितरे की पर्ची यहाँ जो है पारसी से भी लेकर आते थे। तो उसी पार्टी का सदर मुस्तफ़ा कमाल। तो पाजी को आप जाके देखो कि बुनियाद क्या थी कराची के अंदर, किस पार्टी ने इस कराची की बुनियाद रखी, कहाँ से कराची को उठाया, कहाँ बेड़ा गर्क किया। अब 200-300 अरब की बात करें, हमने अंडर पाईपास बना दिए। हमने जो अंडर पाईपास बनाए भाई मेरे, वो अंडर पाईपास की सूरत यह है कि हम उसको ठीक कर करके थक गए। बारिशें होती हैं, उसका निज़ाम इस तरीके से किया है, इतने बुरे तरीके से उसका निज़ाम बनाया है कि लोग फिर हम पे तनकीद करते हैं। तनकीद बरा तनकीद नहीं होनी चाहिए, तनकीद बरा असला होनी चाहिए। तो एहतजाज अपना रिकॉर्ड कराया मुस्तफ़ा कमाल भाई, हमारे खिलाफ एहतजाज अपने जिससे फॉरम पे बात करें ना, ऐसे वफाकी हुकूमत के लिए बात करें कि हमारा गैस दो, हमारा बिजली दो, हमारा पानी दो। 1100 अरब का ऐलान किया था, NFC अवार्ड की रकम 113 रुपये निकलती थी, वो काट के फाटा को दे दी। एहतजाज रिकॉर्ड कराएं भाई, क्यों दी फाटा को, हमारा दे ये करा जो हमारा NFC अवार्ड जो उन्होंने रोकी हुई, तो एहतजाज करें, वफाकी हुकूमत के खिलाफ भी बात करें। वफाकी हुकूमत के खिलाफ बात की जाए। और इन्होंने 2-3 चीज़ों की निशानदेही की। नईम अवान साहब ने, आपने गुफ्तगू सुनी, तफसील से हमने भी सुनी है। उन्होंने कहा कि ये माजी में जो कुछ होता रहा उसकी ज़िम्मेदारी कहीं ना कहीं मुस्तफ़ा कमाल साहब के ऊपर आयद होती है। एक बात। दूसरी बात ये कि वो निज़ाम के अंदर जो गड़बड़ की गई, जो नकाइस पैदा किए गए, जो उसके अंदर लूपहोल्स थे, जो उसके अंदर हर्डल्स आई हैं, उसका सारा मलबा उन्होंने डाला माजी की जो एक यहाँ की हुक्मरान जमात थे उस पर, और लामहला उसका ताल्लुक जो है वो कहीं ना कहीं मुस्तफ़ा कमाल के साथ था। तो ये समझते हैं कि इसमें कहीं ना कहीं ज़िम्मेदारी आपके ऊपर भी आयद होती है। टेक्निकल फॉल्ट्स भी उन्होंने बता दिए, और साथ में ये भी बता दिया कि जो अहम इश्यूज़ हैं उसके ऊपर क्योंकि आवाज़ नहीं उठाई गई, तो आवाज़ उठाते तो शायद ये पता चलता कि मामलात को हल करने में किस हद तक वो संजीदा हैं। इसका दिफा कैसे करेंगे, ये फरमाइए नाफिस साहब। जी यासिर भाई, देखें, मैं नईम भाई की याददाश्त के लिए बताता हूँ कि पानी के मसले के लिए सबसे पहला एहतजाज PSP ने अपने पहले साल में ही कर दिया था, और भरपूर एहतजाज किया था। 18 दिन तक यहाँ प्रेस क्लब पे बैठ के एहतजाज हुआ था जी। और इन लोगों ने बड़ी शेलिंग करी, बड़ा हमारे लड़कों को मारा, लेकिन हमारे लड़के चट्टान की तरह खड़े रहे। हमारे लीडरान मुस्तफ़ा कमाल भाई, अनीस कायम खानी भाई चट्टान की तरह खड़े रहे, और उन्होंने सारे जुल्म इनके बर्दाश्त किए, लेकिन अपनी आवाज़ हुक्मरान तमाम हुक्मरानों तक पहुँचाई। अच्छा, पहली बात तो ये। दूसरी बात ये, बिजली का कह देंगे जाके बिजली का वफाक को बोलो। बिजली के बारे में हम PSP ने भरपूर एहतजाज किया, कई के ऑफिस के बिल्कुल सामने बाहर सारा दिन एहतजाज किया गया, लेकिन सारी सिर्फ ये बात क्या हो रही है, हमारे पाकिस्तान की सियासत इस तरह की हो गई है कि यहाँ पे इल्ज़ाम इधर उधर। मैंने आपको पहले कहा, मुस्तफ़ा कमाल भाई वो शख्स है, वो लीडर है जो सोल्यूशन पेश करता है। कराची इलेक्ट्रिक का सोल्यूशन पेश किया, ये बताएं कि इन्होंने उस सोल्यूशन के ऊपर कितना अमल दरामद कराया। इनके पास हुकूमत है ना पूरी। सोल्यूशन ये उन्होंने पेश किया कि भाई आप कराची इलेक्ट्रिक एक कंपनी है पूरे कराची में, इसको आप इतना बड़ा शहर है, इसको 4 कंपनियों के हवाले कर दें। इस तरह मोबाइल की इतनी सारी कंपनी है, आपको जोंग पसंद नहीं है, दूसरे पे चले जाए, दूसरा तीसरे चौथे किसी पे चले जाए, इसी तरह कई का कर लें आप। किसी लोगों को ऑप्शन देंगे तो लोग करेंगे ना। ये सोल्यूशन किसने दिया है? सबसे पहले सैयद मुस्तफ़ा कमाल ने दिया।
अच्छा, अब दूसरी बात जो है ना, इन्होंने ये नहीं बताया कि 10,300 अरब रुपए, जो आपने भी कहा कि चलो हमने एक राउंड फिगर कर ली, ये 10,300 अरब नहीं, रुपए। उन्होंने इसकी निशानदेही ऐसे की कि वो जनाब हमें जो क्लामिटीज़ आती रहीं और उसके बाद जनाब की जो कोरोना वायरस है और जो दीगर इशूज़ रहे हैं जो एवरी नाउ एंड देन जिसका सामना पीपल्स पार्टी की गवर्नमेंट को रहा, ये एक बड़ी वजह बनी जिसकी वजह से। यासिर भाई, आप भी कराची में रहते हैं, कराची शहर में हर साल बारिशें होती, मानसून में मुस्तफ़ा कमाल भाई के ज़माने में भी बारिशें हुई, बेतहाशा बारिशें हुई, रिकॉर्ड बारिशें हुई। ये तो हर दफ़ा का एक मसला है। देखें, हुकूमत का काम क्या है, इन सब चीज़ों को फेस करने के लिए तो हुकूमत बैठी है, और काय के लिए हुकूमत बैठी हुई है। अगर इन चीज़ों को फेस करने की बजाय हमने रोना गाना शुरू कर देना है कि जी ये हो गया, मर गए, तबाह हो गए, तो यार ये फिर आवाम का कसूर तो नहीं है ना। मेरा काम है, अगर मैं हुकूमत में हूँ तो मैं सामने खड़े होकर उस चीज़ को फेस करूँ, उस मसले को हल करूँ। इन मसाइल को हल करना इनका काम है। इनको दूसरों पे इल्ज़ाम लगा देना हल नहीं है। आप किसी पे इल्ज़ाम लगा देंगे, मुस्तफ़ा कमाल भाई पे आप इल्ज़ाम लगा देंगे जी वो 12 मई को ये हुआ था। यार ये सब बातें, मुस्तफ़ा भाई वो शख्स है जो कि सब बातें मीडिया पे आके कह चुके हैं कि भाई मैं उस पार्टी का हिस्सा था। मैं ये नहीं कह रहा कि मैं बरी जिम्मा हूँ, मैं उसका जिम्मेदार था। ठीक है, मैंने अपने हाथ से किया नहीं किया, मैं जिम्मेदार था, लेकिन उन्होंने वो रास्ता अलग करके उस पार्टी के उस लीडर को, जिसके बारे में कोई एक लफ्ज नहीं बोल सकता था, मीडिया के सामने सब बातें बोली, जैसे जैसे उनको पता चलती कि उन्होंने मीडिया के आगे आके बोली। और आज पूरी मीडिया, पूरे अल्लाह ने दिखाई है सब चीज़ें लोगों के सामने आ गई। जो बातें उन्होंने कही वो अल्लाह ताला ने लोगों के सामने प्रूफ करके दिखा दी, और उन लोगों के मुंह से करके दिखा दी जो अल्ताफ हुसैन के इर्द गिर्द बैठे हुए थे, उन्होंने अपने मुंह से सब बातें कह दी। तो ऐसा नहीं है कि आप माजी में डाल के उनको ऊपर इल्ज़ाम लगाते हैं। लेकिन फिर मैं साथ में एक चीज़ और बोलता हूँ कि देखें, अगर आप ये कहना चाहते हैं कि जी MQM ने जो कुछ भी किया माजी में वो सब उसका जिम्मेदार मुस्तफ़ा कमाल है, तो भाई मुस्तफ़ा कमाल अपने मेयरशिप के ज़माने का जिम्मेदार है ना। अगर वसीम अख्तर ने जो काम नहीं किया तो उसका जिम्मेदार क्या मुस्तफ़ा कमाल है? मुस्तफ़ा कमाल तो नहीं है उसका जिम्मेदार। फारूक सत्तार ने नहीं किया अगर काम तो उसका जिम्मेदार क्या मुस्तफ़ा कमाल है? नहीं, मुस्तफ़ा कमाल तो नहीं है। मुस्तफ़ा कमाल ने अपने दौर में जो काम किया उसकी बात आप करें। उसकी इन्होंने कहा कि जी अंडरपास बनते हैं वो टूट जाते हैं, आज तक ऐसे अंडरपास बनाए। यासिर भाई, आप घर से निकलते हैं ब्रश करके निकलते हैं कि नहीं निकलते हैं? नहा के निकलते हैं कि नहीं निकलते हैं? इंसान की बॉडी अपनी रोजाना मेंटेनेंस मांगती है कि नहीं मांगती? आपको जरा सी कोई चोट लग जाए, फौरन डॉक्टर के पास जाते हैं, इलाज कराते हैं, हर चीज मेंटेनेंस मांगती है। इसमें कौन सी बड़ी बात है? लेकिन इतनी जिस स्पीड में, जिस दिन रात लगा के उस शख्स ने काम की, मैं कहता हूं कि आप बता दें किसी एक शख्स का नाम कि जिसने इस तरीके से काम किया हो शहर के मसाइल के ऊपर, शहर के मसाइल को हल करने के लिए दिन रात काम किया हो किसी शख्स ने। यार ये बातें भी तो एक्सेप्ट करें ना, जो चीजें बिल्कुल रोशन है उनको तो एक्सेप्ट करें। एक्सेप्ट करनी पड़ेगी। आप ये बोल दें कि भाई 10,300 अरब रुपया वो आंधी आ गई, तूफान आ गया, ये हो गया, ये आपके ख्याल में जवाब नहीं हो सकता। अच्छा, अब ये बताइए ना कि ये बात कह देना कि जो माजी में जो कुछ होता रहा उस पार्टी के साथ जिनकी उनकी मुस्तफ़ा कमाल साहब की एफिलिएशन थी, ये सारी जिम्मेदारी उन पर डाल देना, और फिर ये कि जैसे उन्होंने कहा नादिर साहब ने बिल्कुल ठीक कि अब सारी जिम्मेदारी विफाक पे डाल देना या कुदरती आफात की तरफ जो है सारा बातों का रुख मोड़ देना, ये कैसे लोग इसको कबूल करेंगे, ये तो ज़रा बताइए। और फिर ये कि शहर कराची जैसे शहर में जो मसाइल का गढ़ बन चुका है, अगर इसको हल करने के लिए अगर अच्छा ब्रेक के लिए कहा जा रहा है, ब्रेक के लिए कहा जा रहा है, एक छोटी सी ब्रेक हमें यहाँ लेनी होगी। ब्रेक के बाद जब वापस आऊँगा तो सवाल भी मुकम्मल करूँगा, ये गुफ्तगू भी जारी रहेगी। आप देखते रहें गुड मॉर्निंग कराची। प्रोग्राम में आपको एक दफ़ा फिर खुशामदीद कहेंगे, और ब्रेक पे जाने से पहले गुफ्तगू हो रही थी शहर कराची के मसाइल के हवाले से। हमारे मौजूद मेहमान यहाँ तशरीफ़ फरमाए, उनसे हमारी गुफ्तगू हो रही थी। वक्त हमारे पास पहले सेगमेंट का क्योंकि महदूद है और उसके बाद फिर हमें दूसरे सेगमेंट की तरफ जाना होगा। ब्रेक पे जाने से पहले जनाब नईम अवान साहब से गुफ्तगू हो रही थी कुछ कराची के मसाइल के हवाले से। आखिर में नईम साहब, मैं चाहूँगा इस चीज़ की निशानदेही ज़रूर कीजिए, जैसे अभी कुछ चीज़ों की बात यहाँ पर हुई है। कुछ देर पहले नादिर साहब ने कहा कि सारी की सारी जिम्मेदारी किसी और के ऊपर डाल देना या विफाक के ऊपर सारी जिम्मेदारी डालना ये मसले का हल नहीं है। क्या कहना चाहेंगे? मैं चाहूँगा इसको। लेकिन जिसकी जो जिम्मेदारी है वो जिम्मेदारी अपनी अदा करे। अगर वो वसीम अख्तर साहब काम नहीं करके जाते और ये कहते हैं कि मुझे इख्तियारात नहीं मिले, तो इख्तियारात तो सभी उनके पास थे। और बात ये है कि हमने जो उनके इख्तियारात में कभी इंटरफेस नहीं किया। जैसे अभी अंडर पाइपर्स बनाया शहीद मिल्लत वाला, कहा कि आप हमारे इख्तियारात में इंटरफेरेंस कर रही हैं, तो बनाना मेरा काम है।
सिंध हुकूमत मेरे इख्तियार में क्यों डाला कि ये इंडर बाईपास जो बनाया था ये पीपल्स पार्टी की रैलियों के लिए तो नहीं बनाया था, या फिर जुलूस यहाँ से गुजरेंगे या यहाँ बैठ के कैंप लगाएंगे, ये कराची वालों के लिए बनाया था। तो होता ये कि जब इख्तियार में इंटरफेरेंस करते हैं तो होता ये कि वो कोर्ट चले जाते हैं, फिर कहते हैं पूरी कौम को दीवार से लगाया जा रहा है, काम नहीं करने देते हैं हमें। तो बहुत सारे ऐसे इश्यूज़ हैं। दूसरी बात, भाई ने जैसे बात की कि मुस्तफ़ा कमाल के दौर में कभी भी ऐसा नहीं हुआ कि आंधी तूफान जो है वो आते रहते हैं, कोई मसला नहीं है। तो कभी ऐसा भी नहीं हुआ कि 90 साल का रिकॉर्ड टूटा इस कराची के अंदर। कभी ऐसा भी नहीं हुआ कि खुदा न खास्ता नगानी आफात जैसी आलमी वबा कोरोना जैसी आ गई, कभी ऐसा नहीं हुआ। ये हुआ है, ये जब हुआ है तो उसको मुंह भी देना है, फेस भी करना है। फिर के इलेक्ट्रिक की निशानगी कर रहे हैं कि के इलेक्ट्रिक जो है वो उसकी 10 कंपनियां बना जाएँ। भाई जब के इलेक्ट्रिक बन रही थी ना तो उस वक्त बात ये कि हम अपना प्रोटेस्ट रिकॉर्ड कर रहे थे कि भाई के इलेक्ट्रिक को आप प्राइवेट क्यों करने जा रहे हैं बिजली को। तो उस वक्त मुस्तफ़ा कमाल साहब जो थे वो उस पार्टी का, जिस पार्टी का वो हिस्सा थे वो मेयर कराची थे, और उस वक्त जो है परवेज़ मुशर्रफ का अदवार था। सिंध जो थी हुकूमत वो जो है वो अरबाब रहीम साहब के पास थी। तो प्राइवेट किया आज उसी का अजाला है ना। आज कराची वाले बदक रहे हैं, पानी जो है वो आपको बिजली नहीं मिल रही है तो ये कह रहे हैं 10 कंपनी और इसी बना दो। तो जो बनाई थी तो आप इसके जिम्मेदार हो। फिर ये पार्कों के अंदर जो चाइना कटिंग कर करके लोगों के पार्क खा गए पूरी मेयर कराची उस वक्त का। आज भी केसेस लगे हुए हैं हाई कोर्ट में, सुप्रीम कोर्ट में लगे हुए हैं। इस कराची के अंदर ना इन्होंने जो है वो पार्क छोड़े, ना इन्होंने अस्पताल छोड़े, ना मस्जिदें छोड़ी, ना स्कूल छोड़े। एक ब्रिज बना के पूरे कराची को भेज दिया, पार्कों को भेज दिया कराची के। तो बात ये है कि फिर वो कहते हैं ना तनकीद पर तनकीद नहीं होनी चाहिए। तनकीद होगी तो बहुत तनकीद होगी। कराची की बेस जिस जमात ने बेड़ा गर्क किया था 35 साल का गंद है। ये 35 साल का गंज आप ये कहें कि आप 1-2 साल में नहीं भी आप खत्म कर दें, फिर ये ऐसा हो नहीं सकता। फिर मैंडेट जिस जमात के पास है उससे कोई पूछता नहीं है, सवाल नहीं करता। उससे मेरा ख्याल है उनसे भी सवाल किया जाए तो मेरा ख्याल है ज़्यादा अच्छा होगा। बिल्कुल ठीक है। अब क्योंकि वक्त बिल्कुल ख़त्म हो गया, अब ये गुफ्तगू ऐसी है और ये जो ख़ास तौर पे जिस किस्म की बातें हुई हैं या जिस तरह की माजी के जिन चीज़ों की निशानदेही हुई है, यकीनन इस पर बहुत कुछ कहा जा सकता है, इसका दिफा करना भी ज़रूरी है। लेकिन वक्त की कमी क्योंकि आड़े आ रही है तो एक नशिस्त इंशाल्लाह ईद के बाद एक और रखी जाएगी और उसके अंदर तफसीलन इसके ऊपर आखिर में अगर कुछ कहना चाहिए। जी जी देखें, जैसे उन्होंने कहा ना कई को प्राइवेटाइज किया। आप देखिए पीटीसीएल जब गवर्नमेंट की कंपनी थी उस वक्त आपको एक कनेक्शन लगाने के लिए लाख रुपए 2 लाख रुपए की रिश्वत सालों इंतजार करना पड़ता था। और बड़े बड़े एमएनए एमपी के पास जाते थे पर्ची लिखवाने के लिए। आज आपको बैठे बैठे सिम मिल जाती है, बिल्कुल ऐसे, कोई मसला नहीं है। देखिए अगर एक प्रॉब्लम एक चीज में आई है उसका सोल्यूशन है ना, सोल्यूशन होना चाहिए। मैंने आपसे सबसे पहले बात ये कही थी कि देखिए मुस्तफा कमाल सोल्यूशन बेस्ड लीडर है, उसने सोल्यूशन दिए हैं। सोल्यूशंस पे ये बात नहीं करते। ये मैंने अभी आपको बताया 300 अरब रुपया नजर आ रहा है, 10,300 अरब रुपया नजर नहीं आ रहा, कहाँ चला गया। सोल्यूशन एक बहुत अच्छा है जो दिया हुआ उन्होंने। एनएफसी की तरह पीएफसी अवार्ड दिया जाए, सब डिस्ट्रिक्ट को पैसे आ जाए। नंबर 1 सोल्यूशन। नंबर 2 सोल्यूशन, जिस तरह वज़ीर आज़म के इख्तियारात पूरे आइन में लिखे हुए, वज़ीर आला के इख्तियारात लिखे हुए, इसी तरह मेयर के इख्तियारात लिखे जाएं। क्यों नहीं लिखे जाते भाई? पूरी दुनिया मेयर पे चल रही है, लोकल गवर्नमेंट्स पे चल रही है, हमारे यहाँ क्यों नहीं लिखे जाते? बिल्कुल लिखे जाए। तीसरी बात, कराची की मरदमशुमारी सही तरह की जाए। क्यों नहीं ये लोग प्रोटेस्ट करते इसके ऊपर? क्यों नहीं ये लोग खड़े हो जाए असेंबलियों में बैठे हुए ना, हमें कहते हैं जी हमारा एक काउंसलर नहीं है। ठीक है, हमारा काउंसलर नहीं है, एक वक्त आएगा जब हमारा काउंसलर भी होगा, हमारा मेयर भी होगा, हमारा वजीर आला भी इंशाल्लाह होगा, सब कुछ होगा अल्लाह ने चाहा तो। ठीक है जी। नादिर खलील साहब, थैंक यू सो वेरी मच, बहुत शुक्रिया प्रोग्राम में हमें वक्त देने के लिए। नहीं मेहमान साहब, थैंक यू सो वेरी मच, बहुत शुक्रिया। सुबह के वक्त आप बड़ा मुश्किल वक्त है, मैं हमेशा कहता हूँ, क्योंकि इस वक्त बरसात का भी जो है वो मौसम है और स्टूडियो तक पहुंचना यकीनन एक बड़ा मुश्किल काम है। तो मोअज़्ज़ज़ मेहमान तशरीफ़ लाए और यहाँ पर हमारे साथ शामिल गुफ्तगू रहे। मैं दोनों अपने मेहमानों का बड़ा शुक्रगुजार हूँ, क्योंकि पहला सेगमेंट जो है वो हमारा इख्तिताम पज़ीर होगा, दूसरे सेगमेंट की तरफ हमें बढ़ना होगा। दूसरे सेगमेंट की तरफ जाएंगे, लेकिन उससे पहले एक छोटी सी ब्रेक है। ब्रेक के बाद वापस आएंगे। आप देखते रहिए गुड मॉर्निंग कराची।